जय माता दी। जय माता दी। जैसे आप टाइटल में देख रहे हैं अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं शिवांग सत्य गुप्ता बात करने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में जो बातें कमरों के अंदर और पर्दे के पीछे की जाती हैं। मेरे साथ रवि शांडू है, जमवाल साहब हैं और शायद ही कोई ऐसा हमारा मीडिया हाउस हो जम्मू कश्मीर में जो इन टॉपिक्स के बारे में बात करता है। कोई सनसनी नहीं फैलाना चाहते, लेकिन जो चीज़ें सामने अलग अलग मीडिया हाउसेज में निकल के आ रही हैं वो बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि देश हित में जो भी करना पड़े वो करना है। बात होगी 37 नाम के एक मिशन की। ये 37 मिशन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। किन पार्लियामेंटेरियंस को रोपिन किया जा रहा है और किसके खिलाफ ये चाल चली जा रही है बाय डिफरेंट एजेंसीज ऑफ अमेरिका। और ये जो डीप स्टेट है जो कमरों में देश को आगे चला लेती हैं, जो थ्योरीज़ में आगे बढ़ती हैं, इनका क्या इम्पैक्ट है। तो रवीश, आप इसके बारे में पढ़ते रहते हो, चीज़ों के बारे में तुम्हारे सब आप भी सुनते हो जी। अब आपको मैं कड़ी से कड़ी जोड़ता हूँ। आप देखेंगे कि ये जो आपको मैंने अभी डिस्कस किया इसकी रेलेवेंस क्या है। आज पूरे दिन जो भी बातें हो रही थी वो हो रही थी ऑपरेशन 37 लॉन्च्ड बाय CIA। क्या ऑपरेशन है? भारत की सरकार को टॉपल करने का एक षड्यंत्र, मोदी जी को रिमूव करना है। मोदी शुड नॉट बी द लीडर ऑफ इंडिया। उनको लगा कि मोदी जी के साथ दोस्ती करके ट्रंप शायद उस दोस्ती के बदले फ्री ट्रेड जैसी चीज़ें जो भारत के हित में नहीं है वो करवा ली जाएंगी। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो मोदी जी का पूरा करियर है ना वो भारत फर्स्ट पे चलता है, और भारत की ये किस्मत है कि मोदी जी जैसे कमिटेड लीडर भारत को मिले। और भारत की जनता की ये मुबारक है कि जिन्होंने मोदी जी से जैसे लीडर को चुना। और खाली मोदी जी के बारे में ये साजिश को प्लान नहीं की जा रही है, ये साजिश जो है अमित शाह जी के लिए भी प्लान की जा रही है। मतलब पूरी लीडरशिप लैडर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। आप देखें किस तरीके से पिछले कुछ महीनों में हमने पार्लियामेंट में देखा, एक आ गया कि मोदी जी 70 साल के हो रहे हैं, क्या रिप्लेस होंगे, क्या 70 में जाएंगे। ये सारी साजिशें जब मैंने स्टडी की तो पता लगा यार ये, और अलग अलग मीडिया हाउसेस ने शुरू कर दिया। क्या संघ मोदी जी को डिफरेंट करेगा, क्या नया प्राइम मिनिस्टर आएगा। एक प्राइम मिनिस्टर जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर जो स्पॉटलेस करेक्टर को लेकर चल रहा है, और वो उस टाइम पे जब ऑपरेशन सिंदूर अभी हमने होल्ड पे रखा है, उसको पूरी तरह ख़त्म नहीं किया है, और वो पूरी तरह ख़त्म होगा जब भारत का एक एक दुश्मन अपनी अंजाम तक पहुंचेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर पाते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या हो गया कि जैसे ही भी कोई चीज़ क्लाउड बनती है वैसे ही उसको बस्ट कर दिया जाता है। तो आज हम अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में पहले बात करेंगे ऑपरेशन 37 के बारे में। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ पा रही है उसके अकॉर्डिंगली ये है कि एजेंसीज जो पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स को टॉपल करती हैं, शरारतें करती हैं, वो चाहती हैं कि भारत के कुछ MPs खरीद फरोख्त किए जाएँ, कुछ डराए जाएँ, कुछ उनकी वीकनेसेस सामने लाई जाएं, और भारत की जनता का विश्वास प्रेजेंट गवर्नमेंट से उठे। यहाँ पे एक लो कॉन्फिडेंशियल मोशन लाया जाए कि आप फ्लोर हाउस में अपनी मेचोरिटी साबित करो, और उनको फिर खिसका दिया जाए और पूरी भारत की जो ग्रोथ हुई है उसको डिस्टर्ब किया जाए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ वेस्ट। क्योंकि वेस्ट चाहता है कि भारत अब हमसे हमारा डेयरी भी ले, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी ले, और भारत की एग्रीकल्चर में भी हम इंटरफेयर करें, अपनी चीज़ें बेच सकें, जिसको मोदी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया, और फ्री ट्रेड को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब इन सब चीज़ों के बारे में हमारा मकसद है लोगों तक भी बात पहुंचाना। हम भारत को प्यार करते हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को प्यार करते हैं। जो कोई भी अफवाहें फैलाए उसको बस्ट करना हमारे जैसे लोगों का काम है, और आपका काम है हमारी बात सुन के उसको वेरीफाई करें और देखें कि कहाँ से ये फोर्सेस आ गई, कहाँ से ये इस तरीके के माहौल बन गया। आप देखें कि डिस्कशन क्या हो रही है कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो सितंबर में चेंज हो जाएगा, बिकॉज उसकी एज जो है वो चेंज हो रही है। वो कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं जी? उनको भेजा गया था बीजेपी वालों को, किसमें, विचार मंच में, जो हमारे सीनियर बीजेपी के लीडर्स थे, तो उस टाइम उनको एज की वजह से उनको भेज दिया गया था मार्गदर्शन मंडल में। उनको और इनमें यह फ़र्क है, उनको इसलिए नहीं भेजा गया मार्गदर्शन, उनकी फ़िलॉसफीज़ जो थी ना वो ड्युअलिटी में चली गई थी। उन्होंने जाने जाने में जिन्ना की तारीफ़ कर दी थी, जिस जिन्ना का जिन्न आज तक हमें तरपा रहा है,
टेररिज्म के बीज बो के गया हमारे पूरा वेस्टर्न जो हमारा बोलते हैं ना भैया, वेस्टर्न बॉर्डर है ना हमारा पूरे का पूरा, ये पाकिस्तान का लगता है, डिस्टर्ब करके चले गए। जम्मू कश्मीर के लोग आज तक जो दुख खून बहा रहे हैं ना, वो जिन्ना साहब की उस मेहरबानी की वजह से बहा रहे हैं, 2 नेशन थ्योरी की वजह से, जिसको ओन किया जिन्ना साहब ने। बाद में उन्होंने भी रिग्रेट किया होगा, दुख उनको भी हुआ होगा, मैंने क्या बना दिया तमाशा। तो वो जो लोग हैं, वो लोग जो है वो अब क्या कर रहे हैं, उसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं, और भारत के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग स्टेट्स में कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से मोदी जी की लीडरशिप डिस्टर्ब हो और हम फिर भारत को कमज़ोर हो। और ये खाली उन्होंने भारत में नहीं किया है, बांग्लादेश में शुरू हुआ, पाकिस्तान में हुआ। इमरान खान भी एक पॉलिटिकल लीडर माना जाना चाहिए ना, और आसिम मुनीर जैसा टाउट उठा के लाया जो उन्हीं का पार्ट है, एजेंसियों का पार्ट है, कागज़ पे देश बनाना, कागज़ पे ख़त्म कर देना, लाखों लोग मर जाएं परवाह नहीं कि हमारी पॉलिसी फेलियर हो गया। चाइना में भी हुआ, आप देखें पिछले 1-1.5 महीना पहले शी जिनपिंग पे भी अफवाहें शुरू हो गई कि वो शायद उसको चेंज करना चाहते हैं, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, हुआ ना। अब ये सारी चीज़ों को जब आप सिनेरियो को देखोगे तो आपको बात समझ में आती है कि भारत पे भी वैसा ही घात करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन भारत उस कोशिश को नाकाम करेगा, क्योंकि भारत की जनता अपने लीडर्स को प्यार करती है, इमोशनली कनेक्टेड है। अगर कुछ भी हो जाएगा, भारत के लोग मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे, और किसी किस्म की भी साजिश जो की जा रही है, अफवाहें फैला के, एक बात करके दूसरी बात करके, वो एक्सपोज होगी। और जब देखा कि नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो उन्होंने ट्रम्प को एनिमी के रूप में फैलाया कि अगर अब ऐसे नहीं हम उनको मैनेज कर पा रहे हैं, डराते हैं, शायद लोगों में डर पैदा करते हैं, अमेरिका भारत के खिलाफ हो गया, अमेरिका डॉलर को डिस्टर्ब करेगा, अमेरिका आपका खाना पीना बंद कर देगा, अमेरिका कंपनियों को ग्राउंड पे ले आएगा। और एक और बात सुनिए आपने कि इंडिया के जो 5 पॉइंट ट्रंप ने दिया, आपने सुने वो, जो ट्रंप कह रहे हैं 5 पॉइंट मेरी डिमांड है कि मेरी रिस्पेक्ट की जाए बाय इंडिया। एंड में मुझे इतना अजीब सा नहीं लगा, $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करे इंडियन कॉर्पोरेट हाउस अमेरिका में। मतलब आप इसके बारे में भी स्टडी कर रहे हो ना, तो क्या ये मजाक लगता है? एक अमेरिकन स्टेट किस तरीके के लेवल पे आके काम कर रही है, लग नहीं रहा कि ये जिसको बोलते हैं मेंटली को डिस्टर्ब हो चुके हैं। और ये जो डीप स्टेट नाम की बीमारी इन्होंने लगाई है, इसको एक्सपोज भारत की 150 करोड़ जनता कर नहीं देगी, जो हर 10 मिनट में मोबाइल पे ट्रेंडिंग कर देती है चीज़ों को। वो अमेरिका का ये चाल चलने देगी? वो अमेरिका को एक्सपोज नहीं करेगी। जैसे आज डॉलर के ऊपर पैरिटी पे बात आ गई है, आज जिस बच्चे को नहीं भी पता है कि यार डॉलर तो 20 रुपये का होना चाहिए परचेज पैरिटी के ऊपर, अगर हम जाएं कैपेसिटी के ऊपर है। लेकिन चूंकि अभी ये जो डिस्कशंस हैं ये स्टार्ट हुई हैं, अगले 2-1 महीने में ये एक्सपोज हो जाएंगे। और मैं ये सुन रहा था ऑपरेशन 37 को कामयाब बनाने के लिए हमारे कुछ एमपीज़ को लालच भी दिया जा सकता है, उनको अलग तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे क्लिंटन के साथ हुआ, उनको भारतीय की सभ्यता का पता ही नहीं है, हम अपने लीडर के साथ खड़े होते हैं। उसके लिए मैं एक मिसाल दूंगा राजा भैया, फिर आपकी तरफ आऊँगा रवीश। शांतनु जी की महाभारत की शुरुआत कैसी होती है बताएं? शांतनु जी की शुरुआत ऐसी होती है, गंगा पुत्र भीष्म जो थे वो डेजिग्नेट होते हैं युवराज कि शांतनु के बाद वही आएंगे। अब उनको मोह पैदा हो जाता है एक नाविका के साथ, जो कि किश्ती से इधर से उधर लोगों को लेकर जाती हैं, उनका नाम है सत्यवती। तो वो पहचान रहते हैं, ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर को भारत की संस्कृति में कंसिडर किया जाता है, टैबू नहीं माना जाता है। क्योंकि शांतनु जो थे बड़े एक काबिल राजा थे, बड़े स्कॉलरली राजा थे। तो भीष्म पितामह को पता लगता है, तब उनका नाम होता है देवव्रत। उनको पता लगता है कि मेरे जो पिता और राजा हैं हस्तिनापुर के, वो मेंटली थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं कि उनके मन में मोह पैदा हो गया। तो उस मोह को गलत नहीं कहा गया, उसको ह्यूमन नेचर का पार्ट माना गया, जिसकी बारे में भारत की संस्कृति में रिस्पेक्ट है, ऑनर है, टैबू नहीं माना जाता वेस्ट की तरह। रवीश ये बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट मैं देने लगा हूँ, क्योंकि उसी ऑपरेशन 37 के बीच में आ रहा था कि कुछ पार्लियामेंटेरियंस के कुछ सीक्रेट्स होते हैं ना, जैसे पर्सनल लाइफ है, इनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, स्कैंडल्स हैं वो, जिसके ऊपर पूरे अमेरिका में डिस्कशन डिबेट होती रहती है। किसी ने खाना खाया, किसी ने रिलेशन बनाया, ये कुछ स्कैंडलस चीज़ें हैं, ये पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है इन भारत की
संस्कृति और इट इज़ रिस्पेक्टेड। तो देवव्रत जी को पता लगता है कि मेरे जो पिता हैं वो मोहित हैं, ह्यूमन बिहेवियर है, और उन्होंने जाते हैं, पता करते हैं, सत्यवती जी को कहते हैं कि मेरे पिताजी आपके साथ प्रेम करते हैं, आप उनसे शादी करिए। तो वो कहती है नहीं जी मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि जो उनके जो पिता होते हैं सत्यवती के, वो कहते हैं मेरी एक शर्त है कि मेरी बेटी तभी शादी करेगी अगर इसकी जो संतान होगी वो राजा बनेगी। तो वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, मैं कमिटमेंट करता हूँ कि जो भी आप मेरे पिताजी से शादी करिए, जो भी संतान होगी वो राजा बनेगी। वो कहता है मैं मान लिया, तू नहीं मांगेगा, लेकिन जब तेरी संतान होगी वो तो क्लेम कर सकती है। तो भीष्म पिता कहते हैं मैं तुझे कमिटमेंट देता हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा। किसके लिए? शांतनु राजा थे, देश के लिए काम करते थे, और उनकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए एक्सेप्ट किया गया। यह है भारत की संस्कृति। तो यार ऑपरेशन 37 वालों को बताओ ना कि अगर आप हमारे पार्लियामेंट्रियंस को आप डराओगे तो भारत की जनता आपकी बातों में नहीं आएगी। आपके पास जो स्कैम करना ना करो, आपकी नज़रों में स्कैम है, हमारी नज़रों में वो बिहेवियर ऑफ ह्यूमन नेचर है। हम उनके मेरिट्स पे उनको देखते हैं, उनके बिहेवियर में उनको देखते हैं, उनकी काबिलियत में देखते हैं कि 12 साल में इन पार्लियामेंटेरियंस ने भारत को किस लेवल पे लाया। हम उनकी बिहेवियर पे, खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, उनका पर्सनल बिहेवियर कैसा है, उसको देख के भारत की जनता घबराती नहीं है। तो भी मैंने ये स्टोरी सुनाई है आपको कि भारत में इंसान की नीड्स को लेके इंसान के बिहेवियर को एक्सेप्ट किया जाता है, नेचुरल, उसको किसी आर्टिफिशियल मुखौटे में नहीं डाला जाता। मेरी बात समझ में आई ना? तो देवव्रत की भी इज्जत है भीष्म पितामह बनने के बाद, और शांतनु की भी इज्जत है ना, धृतराष्ट्र की भी इज्जत है। लेकिन किसकी इज्जत नहीं है? षड्यंत्र करने वाले की। वो कौन है? रावण। वो कौन है? कंस। जो लोग षड्यंत्र करते हैं, जिनकी जिनकी माइंड में षड्यंत्र है। तो षड्यंत्र का जवाब है भारत की जनता की अवेयरनेस, कि जब भारत की जनता को ये पता लगेगा कि हमारे मोदी जी को डिस्टर्ब करने के लिए ऑपरेशन 37 नाम का कोई चलाया गया, जिससे कि बीजेपी के एमपीज़ को डिस्टर्ब करना है, जिससे कि अपोजिशन को एक मौका देना है कहने का कि आप फ्लोर ऑफ हाउस में साबित करने के लिए बोलो अपनी मेजॉरिटी। खाली वो इंडिया पे असर नहीं डाल रहा है, भारत पे। वो कहाँ कहाँ हो रहा है? कंबोडिया में साइलेंट बैठे थे सारे, बन गया एक मसला, लड़ो। आप देखो ध्यान से, है ना। और चाइना में शी जिनपिंग के बारे में कौन सोच सकता था कि उसको चेंज करने की बात की जा रही है? और वो भी कुछ टाइम पे हुआ जब कह रहे हैं जी मोदी जी 70 साल के हो रहे हैं, 75 के हो रहे हैं ना, 75 के हो रहे हैं ना, 75 के। तो अभी उनको शायद छोड़ना पड़ेगा कुर्सी, क्योंकि उन्होंने मार्गदर्शन मंडल में जाना है। अब ये सारी डिस्कशनों कब हो रही है? जब भारत अपनी पीक पे पहुंचने वाला है, जब भारत की दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। और ये जो छोटे लोग हैं जिनकी सोचों में पूरी दुनिया में गंद फैलाना है, झगड़े फैलाना है ना, वो इस किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं। और उनका आखिरी हथियार क्या? आसिम मुनीर, जो कह रहा है मैं आटम बम मारूंगा। तो अगर भारत की 150 करोड़ जनता ऐसी, जैसे हमने बात की, ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स पे बात हो रही है, उनको सुने और माइम्स बनाते हैं ना, जैसे इसके भी माइम्स बनाए, इसके भी रीले बनाए, कि भारत को जब भी कोई ऐसी खबर सुनने को मिले तो समझ जाए कि हम तो चोरी करने तो बेशक आया, लेकिन हम पहले से तैयार थे। तो हम अपने किसी भी लीडर के बारे में, किसी भी एमपी के बारे में कोई भी खबर आएगी हम उसको झूठ मानेंगे, और हम किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आज ये ऑपरेशन 37 चल रहा है, आज 70 करोड़ लोग अगर कल से अपनी हैशटैग करें कि वी डोंट बॉदर अबाउट एनी न्यूज़ अबाउट एनी पार्लियामेंटेरियन, आप सीधे तरीके से मोदी जी के साथ खड़े हो, तो मुझे लगता है कि वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और मोदी जी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जब देश के दुश्मनों की बारी आई, जब 70 करोड़ जनता वैसे ही मेरे साथ खड़ी है, वोटर 100 करोड़ 150 करोड़ में से 70-80 करोड़ ही वोटर है ना हमारे जो रजिस्टर्ड है, वो वैसे ही खड़े हैं जैसे कोविड में मेरे साथ सारे खड़े थे। मैंने बोला थाली बजाओ, पूरा भारत थाली बजा रहा था। ऐसे ही इस टाइम पे जब भारत के दुश्मनों ने इस किस्म की साजिशें प्लान की हैं, भारत की जनता को वन साइडेडली अपने देश की प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के साथ खड़े रहना है और उसका जवाब देना मुंह तोड़। फिर आप देखेंगे कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा भारत की जनता को और आने वाली जनरेशनों का। राजा भैया आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, आपने सारे तथ्यों पे बड़े साधारण तरीके से जनता को अवेयर किया, और ये हिंदुस्तान की जनता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऋषि मुनियों की ये है, ये बिल्कुल कमिटेड लोग हैं।
ये वो भारत है यहाँ पे राम जी के जाने के बाद उनकी जनता ने उनका 14 साल इंतज़ार किया, उनके आने पे खुशियाँ मनाई। वैसे ही मोदी साहब जब से बने हैं उनके अगेंस्ट बड़ा अपोजिशन या बाहर के मुल्क, बाहर की ताकतें बुरा सोच रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता इतनी समझदार है कि वो ऐसे कोई भी उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जब भी मोदी साहब ने कुछ भी देश के लिए किया तो शाना बशाना पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा रहा। आज मीडिया पे आ रहा था जी 15 अगस्त को जहाँ जहाँ पे झंडे फहराने हैं तो उस पर कुछ शरारती तत्व कह रहे थे नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हमारे कुछ ऐसी संस्थाएं हैं वहाँ पे नहीं फहराने चाहिए। तो उन जो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे हमारे, उन्होंने कहा ये हमारा सौभाग्य है कि अगर हमारे सीएम, हमारे पीएम ने कहा है कि ये जो ये 15 अगस्त का वो है उसको बड़े धूमधाम से हर जगह मनाया जाएगा, तो इस पे दूसरा विचार ही नहीं है। वो नेशनलिज्म के अगर तो कुछ नहीं ना आता है। वो शरारती तत्व जो मर्जी सोचें, जैसा मर्जी करने की कोशिश करें। आपने जो उदाहरण दिए, अगर ये लोग सुने ध्यान से, उसको देखें, तो जनता तो शाना बशाना उनके साथ ही है। रवीश, आपका क्या कहना है डीप स्टेट और ये जो कॉन्स्पिरेसी भारत के खिलाफ ऑपरेशन 37 किया जा रहा है, ये चीज़ें तो अब एक्सपोज हो चुकी हैं काफ़ी हद तक, अब इससे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देखिए ये जो मैं फिर बोलूँगा वही जो मैं 2-3 दिन से दोहरा रहा हूँ कि ये नकाब हटा है, ये अमेरिका के मुंह से नकाब हटा है। अमेरिका हमेशा से ही ऑपरेट ऐसे करता था, सामने नहीं दिखाता था। लेकिन मैं इससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आऊँगा कि मुझे लग रहा है कि जो ट्रम्प है उसका जो थॉट प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं चल रहा है, मतलब कि वो समझ नहीं पा रहा है चीज़ों को। यहाँ उसको समझने नहीं दिया जा रहा। अब देखिए वो कहता है मैंने अमेरिका को ताकतवर बनाना है, अमेरिका फर्स्ट। आज के दिन देखेंगे ब्रिक्स फर्स्ट हो गया, वो तो नहीं है। ब्रिक्स है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। इसने बोला मैं विश्व शांति ला रहा हूँ, मुझे नोबेल प्राइज़ दो। आज इसने शांति कराई इंडिया और चाइना की, बहुत बड़ी शांति कराई। देखिए ये नामुमकिन काम था, बड़ा रिमार्केबल चीज़ है ये। 3 जगह से ट्रेड पॉइंट्स खुल चुके हैं, 3 जगह से ट्रेड करेंगे, सैंक्शनें हटा दी गई हैं। हमारी फ्लाइट्स अब डायरेक्ट, इंडियन कंपनीज की फ्लाइट्स डायरेक्ट फ्लाई करेंगी वहाँ पे। इजी जो गुड्स का लेन देन है वो होगा। फार्मा के ऊपर जो ये टारगेट, मुझे लगता है रोड जो है ना सीपैक की जगह पे जो हमारी पुंछ से रोड जा रही है ना, कहीं वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज भारत करेगा और चाइना के साथ रोड लिंक जोड़ेगा। व्हाट डू यू से? देखिए वो जो कुछ अटकलें लगाई जाती हैं कि जो ये पुंछ से रोड बन रही है, ये रोड कैसे बन रही है? पुंछ से हम देख रहे हैं कि अखनूर होते हुए ये रोड आती है, जम्मू एयरपोर्ट के पीछे से घूमेगी, एयरपोर्ट से एक फ्लाईओवर चढ़ेगा, वो आगे NH-44 जो नया वाला जो एक्सप्रेस हाईवे उसको कनेक्ट करेगा। वो एक्सप्रेस हाईवे जहाँ पर वाई पॉइंट है अमृतसर का, उस पर थोड़ा सा आगे चल के, वाई पॉइंट पे थोड़ा सा आगे चल के सीधे पोर्ट पे जाएगा। वो जामनगर अमृतसर हाईवे को कनेक्ट करेगा, और जामनगर एक्सप्रेस हाईवे सीधे आपको समुद्र के बिल्कुल वहाँ पहुँचा देता है। तो ये तो एक देखिए ऑप्शन है, क्योंकि देखिए सीपैक इसने देख लिया। आज के दिन स्थिति देखिए क्या है, सीपैक पे इन्वेस्ट किया, आतंकवादियों से लड़ा, अपने लोग गंवाए, और आज पाकिस्तान अमेरिका के गोदी में जाके बैठ गया। अब तो दिक्कत आएगी सीपैक में, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब अमेरिका फंड करने लग गया पाकिस्तान को, वो तो अलाउ करेगा नहीं सीपैक। तो जो मुझे लगता है बलोचिस्तान में जो कह रहे हैं ना कि हम लोग पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर टेररिज्म को रोकेंगे, जिसको टेररिज्म बोला गया BLA को, वो चाइना के खिलाफ ऑप्शन है। बिल्कुल देखिए वो पूरी चाइना के खिलाफ ली जा रही है एक्शन, और चाइना भी इतना लल्लू नहीं है कि वो समझ नहीं पाएगा पाकिस्तान की चाल को। तभी मैंने कहा था 2 किश्ती में सवार सबसे ज्यादा मार पाकिस्तान को पड़ने वाली। लेकिन अब इस सीपैक के लिए अब देखो पाकिस्तान इधर जाएगा, कुवैत खाएगी, अब उधर उसके बाद है J7 सप्लाइड बाय चाइना, ठीक है। इधर इंडिया न्यूट्रल है, पाकिस्तान को लेके वो तब एक्शन में आएगा जब टेररिज्म को लेके पाकिस्तान कोई मिसएडवेंचर करेगा। आर्मी का तो वो करेगा नहीं। राजपाल पानी का डिस्प्यूट वो खाली इंडिया के साथ नहीं है, उसका सिंधु का रीजन कहाँ से होता है? नॉट फ्रॉम लद्दाख। आप इस बात पे मैंने पॉज लिया, चाइना से होता है। आपको बात समझ में आई मेरी? वो बात समझ रहा हूँ। आपको समझ रहे हो कि जो चाइना ने लीगली या इलीगली या डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जहां पे 2 फोर्सेस काम कर रही हैं, वो फोर्स किसके फेवर में आएगी? नेचुरली अगर पाकिस्तान को कोई डिसएडवेंचर करता है, पाकिस्तान अमेरिका की गोदी में जाके बैठ गया, अमेरिका वहां से ट्रूप्स भेजता है BLA के खिलाफ और बोलता है जी मैं तो लड़ रहा हूं,
क्योंकि अमेरिका ने ईरान को भी काउंटर करना है। तो चाइना सैंडविच नहीं हुआ, चाइना दो पहाड़ों के बीच में पिस गया और रेस्क्यू किया है हमारे पाकिस्तान के पास। अब जनता को बचाने के लिए अगर उसकी लीडरशिप अभी समझदार है तो भारत के साथ वो सरेंडर करे। बिल्कुल, देखिए अब ये जो सिचुएशन आपने बताई, ये जो सिचुएशन बताई, ये सिचुएशन की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं, दुनिया आगे बढ़ चुकी है और ये Yes. होने वाला है। जो अमेरिका, जो पाकिस्तान और चाइनीज रिलेशंस है वो थोड़े से आपको आने वाले दिनों में खराब होते हुए दिखेंगे। और चाइना उतना पेशेंट नहीं है अब हमारी देखिए, तरह। अब जो मैंने सीपैक का आपको एक ऑल्टरनेटिव समझाया कि हमारे इधर से हमें जो हमें road- ऑलरेडी पता है वो। अब इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुजफ्फराबाद और जो पुंछ है उसका लिंकअप, और वो लिंकअप कब होता है? जब पीओजे के इंडिया को मिलता है। तो है ही हमारा। तो कहने का मतलब ये है मुजफ्फराबाद तो कि- हमारे हाथ में ही था ना। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि एक समय ऐसा आएगा जिस तरीके से, जिस दिशा में ये जियोपॉलिटिक्स चल रही है, कि चाइना चाहेगा कि ये जो पीओके है ये इंडिया को मिल जाए ताकि उसकी मैं रोड कह रहा हूं आराम से ऑलरेडी चले। है। चाइनीज फोर्सेस कहाँ बैठी हैं? सीपैक के क्रॉस चाइनीज फोर्सेस ऑलरेडी हैं, उन्होंने ऑलरेडी जगह दी हुई है। खाली उन्होंने देखना है कि पाकिस्तान की जो मिस एडवेंचर किया जा रहा है, अगर अमेरिकन सोल्जर्स ऑन ग्राउंड लैंड करते हैं पाकिस्तान में तो किसी बच्चे को भी पता, जियोपॉलिटिकल के जियोपॉलिटिक्स के स्टूडेंट को, कि चाइना उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल, देखिए- और अगर वहां पे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स आती हैं, देखिए वो तो पाकिस्तान को कह रहा है ये इंडिया के लिए आ रही हैं, देखिए- तो चाइना कहेगा भी इंडिया के लिए आ रही हैं तो मेरे से आती ना, तूने मेरे बिटर एनिमी को क्यों बना दिया, उसको खड़ा कर दिया। देखिए वो डायरेक्ट जिसको बोलते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड, जो होता है कि आर्मी सीधे आ जाए, वो एक रेयर पॉसिबिलिटी है, लेकिन बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से डीप स्टेट का दिमाग खराब हुआ है ना। नहीं, आप मेरी बात एक मैं जो बताना चाहता हूँ आप समझिए इसको, कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि इससे भी इंपॉर्टेंट पता क्या होने वाला है, जो हो चुका है। देखिए इससे पहले अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं थे। दैट मीन CIA को फ्री हैंड नहीं मिल रहा होगा, CIA ऑपरेट नहीं कर पा रही होगी प्रॉपरली। कहने का मतलब है उसका कि कारण एक और तूने बात आर्मी पॉइंट कर से- ली रविश, बहुत बढ़िया पॉइंट तूने लिया राजा भैया। इसका कहना ये है कि एक थर्ड फ्रंट भी है पाकिस्तान में जो अमेरिका को पसंद नहीं करता है। पाकिस्तान के फंडामेंटलिस्ट, जो टेररिस्ट आउटफिट्स है ना पाकिस्तान में, उनका एक ही दुश्मन है। भारत से ज़्यादा वो नफरत किसको करते हैं? अमरीकियों को। हम देखते हैं लोकल चैनल्स उनके कि ये अमरीकियों ने हमारा सत्यानाश किया। लेकिन भारत पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, वो अमेरिका को पसंद करती है क्योंकि वो कहती है पैसे आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जिसको बोलते हैं ना हमारा कि क्या बोलते हैं हम उसको, जो अंदर से वो एक हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना कि अंदर से ही जनता खिलाफ हो जाती है, एक पर्टिकुलर वर्ड होता है ना इसका, कू तो हो गया ना, जो आर्मी के खिलाफ रिवोल्ट, इंटरनल रिवोल्ट हो जाना है पाकिस्तान में। वो तो बिल्कुल, वो तो कभी भी हो सकता है, वो तो एक टाइम बम की बात है कि कभी भी वो जो टाइम बम है वो फट सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मोस्ट एमिनेंट चीज़, आर्मी तो सामने दिखती है, इसके अलावा भी जो अमेरिकन एजेंसीज हैं वो फ्रीली ऑपरेट करेंगी पाकिस्तान में, और ये सीधा का सीधा नुकसान चाइना को होना है इस चीज़ का। अब इलेबोरेट करते जाओ, मैं समझना तो चाहता अब हूँ कि मैं- क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनती जा अब रही है। देखिए अब होना क्या है, होना ये है कि जो मोदी है उसने एक पोस्चर ले लिया है जी, ये एक बहुत मुश्किल काम था पोस्टर लेना। पोस्टर ये है कि आने वाले 2-3 दिन में आप खबरें पढ़ेंगे कि अभी एक खबर है कि जो अजीत डोवल है वो रिसीव करने वाले हैं चीन के फॉरेन मिनिस्टर को, हमारे फॉरेन मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं, इसके अलावा मोदी जी जो है इस मंथ के एंड में चाइना जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, जो ब्रिक्स का या ट्रियोका का जो विकास हो रहा है, ये बिना अमेरिका के प्रेशर के नहीं होना था। देखिए पहले अमेरिका ने बड़ी समझदारी से प्रेशर लगा के इंडिया को चाइना से दूर रखा था, लेकिन चूंकि अब अपफ्रंट हो गया ट्रंप, अब उसने वो पर्दा मुखौटा हटा दिया है, तो मोदी जी को भी अब टाइम मिल रहा है कि वो भी अपने हित की बात देखे। और हमारा हित देखिए, चीन के साथ कम्पीट करके या चीन के साथ लड़के हमारा हित नहीं है। हम दोनों बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, हम दोनों बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ चल के, एक दूसरे की संवेदनशीलताएं समझ के हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और एक मैं कहता हूँ कि एक ऐसी दुनिया का विकास करेंगे। क्योंकि देखिए अगर हम चाइना को भी देखें, जब से इनका रेवोल्यूशन आया है, एक्चुअली में देखिए ताइवान एक तरीके से ना क्या बोलेंगे कि एक जबरदस्ती की चीज़ बांध दी है अमेरिका ने चाइना के साथ। अगर हम देखें, चीन भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कहीं पे एग्रेशन में या कोई फालतू की कन्फ्लिक्ट में। जो चीन को भी है, चीन को अपना बिजनेस और काम से ही मतलब है ज़्यादा। जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है और जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स का मतलब दुनिया की हर चीज़ में इंटरफेयर करने का मन है, वो अमेरिका है।
अमेरिका को ही प्रॉब्लम रहती है हर चीज़ से। तो जो चीन और इंडिया का जो एक्चुअली में रिलेशन है, इसमें कोई मतभेद नहीं है इन दोनों के बीच में। ये दोनों एकदम अलाई बन के एक बहुत ही बड़ा फोर्स बन सकते हैं वर्ल्ड का, एशिया का, और पूरे वर्ल्ड को एक बिल्कुल ही एक राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो हमें तो ये समझना चाहिए कि मतलब कि जो अमेरिका जो ट्रंप कर रहा है अभी, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन जो उसके ही लोग हैं अपने, उसको नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि उसकी एक्शंस उल्टी पड़ रही हैं। आप देखिए ये बहुत बहुत उल्टा पड़ गया ये मेरे हिसाब से। करीबन आप मानिए कि 20 साल की मेहनत जो है, 20 साल की अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की मेहनत है, वो ख़राब हो गई ट्रंप के इस एक्शन के कारण। और चीन और इंडिया जो है वो एकदम पास पास आ गए। सिविल वॉर की सिचुएशन बन सकती है पाकिस्तान में, जो मैं कहने की कोशिश बिल्कुल, कर रहा वो था, देखिए, क्योंकि वो अमेरिका को पसंद नहीं वहाँ देखिए करते। अमेरिका की सरकार पाकिस्तान की जरूरत में पड़ गई, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया चाइना दोनों ही रुक जाएं, रशिया बिल्कुल भी इनमें इन्वॉल्व ना हो। और इन सब के बीच में वो खुद वीक है इस टाइम पे। अमेरिका इस टाइम अपने हाईएस्ट डेट के ऊपर खड़ा है। बिल्कुल, जो हर 6 महीने में 1 बिलियन बढ़ रहा है। दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर अमेरिका। और दूसरी बात, अमेरिका बिजली महंगी बेच रहा है यूरोप को, और भारत को कह रहा है तू अपनी एनर्जी एक्सपोर्ट मत कर। और भारत बढ़ रहा है लद्दाख में टुवर्ड्स इंटरनेशनल ग्रिड। तो आप इन सब सिचुएशनों में देखें कि क्या रोक सकता है भारत को। एक चीज़ रोक सकती है, अगर भारत के लोग बेवकूफ़ी करें, न्यूज़ जो चले उसके झांसे में आ जाएं। और जो हमारे एमपीज़ हैं, मैं चाहता हूँ मेरा ये वीडियो सारे एमपीज़ तक पहुँचाओ, उनको बोलो डरना नहीं। कोई आपको सीआईए के फ़ोन आ जाए, कोई वीडियो दिखा दे, आपकी पर्सनल लाइफ है, भारत की जनता आपके साथ खड़ी है और भारत की सरकार भी आपके साथ खड़ी है। किसी प्रेशर में आके आप किसी किस्म की साजिश का शिकार नहीं होना। मार आपको वो सकते नहीं, सिर्फ ये डरा सकते हैं, लालच दे सकते हैं कि इतने डॉलर दे देंगे, इतना कर। उस पर नज़र रखनी चाहिए सरकार को कि अगर कोई हमारा जो पार्लियामेंटेरियन है, इसमें एक चीज़ और हमें काउंटर में समझनी पड़ेगी। एक जो लेखक हैं या जो एनालिस्ट लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जिस लेवल की सीक्रेसी मोदी सरकार में कायम रखी गई थी, चाहे हम ऑपरेशन सिंदूर का एग्जाम्पल लें या डिमोनेटाइजेशन का एग्जाम्पल लें या 370 हटाने का एग्जाम्पल लें, किसी को भी पता नहीं होता था। तो ये जो ये आप एमपी को हाईजैक करना है या कुछ इस तरीके की बात है, ये अगर अमेरिका सोच रहा है उसके ख्वाबों की बात है। ये कोई रियलिटी में होना नहीं है। और लेकिन दिख तो रहा है रवीश, वी कैन नॉट इग्नोर कि मोदी जी की रिटायरमेंट की जो बात की गई थी, नहीं देखिए, मैं ये आप नरेशन की समझे। मैं बिल्कुल, और शी जिनपिंग गायब हो गया। मैं उसको अच्छा, फिर उन्हीं दौरान ऑपरेशन सिंदूर हो गया और फिर ये बोला गया कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको मारा जाता है, अगर आप नहीं कलमा पढ़ते नहीं। ये पूरे भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई, राइट्स कराने की कोशिश की गई, सिविल वॉर कराने की कोशिश की गई, और अभी भी वो कोशिशें जारी हैं। बिल्कुल, वो तो एक पैरेलल काम चल रहा है। मैं मोदी जी की 75 वाली चीज़ पर एक बात बोलना चाहूँगा कि ये एक बीजेपी का इंटरनल मसला है। कल को अगर इंटरनल मीटिंग में, बीजेपी की इंटरनल मीटिंग में अमित शाह जी जो नेक्स्ट दावेदार माने जा रहे हैं, अगर अमित शाह जी एक प्रपोजल लेके आते हैं, नहीं जी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी को कि आपका कार्यकाल बहुत अच्छा चला, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है, मैं चाहता हूं कि आप आगे भी कंटिन्यू करें, तो दुनिया की कौन सी ताकत उसको रोक सकती है? ये तो समझ। लेकिन आप समझे ना कि परसेप्शन से भारत की, मैं फिर वही बात बोलूंगा राजा भैया, भारत की सिविलाइजेशन में धोबियों को बोला गया, एक कहने का मतलब धोबी नहीं था, कास्टिज्म नहीं थी, उन्होंने कहा मूर्ख होते हैं जो, जिनकी सोच विजनरी नहीं होती है। राम जी ने कहा कि मैंने आम आदमी की बात सुनी, बट उसके दो प्रोस्पेक्टिव हैं। अगर आप आम आदमी की बात सुन के पैनिक करके गॉसिप को सुन के चलेंगे तो आप अपनी पूरी जो लक्ष्मी है उसको खोएंगे। तो अगर कोई भी गॉसिप किए जाते हैं भारत के लीडरों के खिलाफ, तभी मोदी जी ने कहा ना पर्सनल लॉस भी हो जाए परवाह नहीं, अंडरस्टूड। लेकिन अगर भारत की जनता खड़ी रहेगी, अगर भारत की जनता इसको भी फेल कर दे, तो रवि शांटू हम जीत गए यार। तो आज हमारी जो अपील है वो यही है सबके आगे कि आप अपनी आंखें खुली रखें, और अपोजिशन से हमारी उम्मीद है आप डेमोक्रेसी की अपोजिशन की तरह बिहेव करें, भारत के दुश्मनों की तरह बिहेव ना करें। और अगर आप वाकई में उनके एजेंट हैं तो जनता को आगे एक्सपोज करने के लिए हम लोग बैठे हैं। मैं वैसे इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, ये मोदी जी की पॉलिटिक्स रही स्टार्ट से, जब 2014 से उन्होंने प्रधानमंत्री जब वो बने पहली बार, उनकी एक पॉलिटिक्स रही। कांग्रेस ने अपने आप को सेंटर, जो देखिए
पॉलिटिक्स की 3 डायमेंशन है, सेंटर, Right, left. राइट, लेफ्ट। लेफ्ट हो गया जो माइनॉरिटीज की बात करता है, राइट हो गया जो नहीं, राइट सबकी करता है, लेफ्ट करता है वो किसी की बात नहीं, अपनी बात करता मैं है, मॉडल वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में ले जाता है। मैं मॉडल की बात कर रहा हूँ। तो सेंटर होता है जो सबकी बात करता है। देखिए 2014 से पहले क्या था, जो सेंटर था, सेंटर कांग्रेस था, बीजेपी राइट थी, है ना, और बनाई गई और थी, left राइट था, थी नहीं, ठीक है ना? बनाई गई थी। अब देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि धीरे धीरे बीजेपी ने इसको डिसलॉज कर दिया सेंटर से, और अब इसको ये अब लेफ्ट के भी आगे है। लेफ्ट के आगे, सबका साथ सबका विकास। लेफ्ट के आगे पता क्या है, एक्सट्रीमिस्ट, आतंकवादी, मिलिटेंट ग्रुप्स, वो लेफ्ट के भी आगे है। तो इनको ये पुश कर रहे हैं लेफ्ट से भी आगे अभी। तो मैं तो सजेशन बोलूंगा, मैं सजेशन दे रहा हूँ अपोजिशन पार्टीज को, आप समझिए इस चाल को, अपनी पोजीशन मत खोइए। आप इतना लेफ्ट मत हो जाइए कि आप आतंकवादी और जो मिलिटेंट्स हैं उनकी तरफ हो जाए, और देश के वर्ड यूज नहीं देश के करेंगे, हित के टेररिस्ट होंगे के खिलाफ। देश के, मैं नहीं इन मिलिटेंट्स की नहीं, मैं मिलिटेंट ग्रुप्स जिनको जो मिलिटेंट वर्ड है। और देखिए जिस अखंड भारत का नक्शा भारत लेके चल रहा था, वो अखंड भारत बनता दिख रहा है, खाली पाकिस्तान को समझ आने में लेट हो रहा है। तो अगर पाकिस्तान की जनता हमारे जैसे पॉडकास्टों को देखे और भी लोगों को देखे और समझे कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जैसे 150 करोड़ भारतीय इधर रहते हैं, वैसे ही भारतीय 47 के पहले बांग्लादेश में थे, वैसे ही भारतीय 47 के पहले पाकिस्तान सो कॉल्ड में थे। तो वो भारतीय आज भी भारतीय हैं, वो अपनी सिविलाइजेशन को पकड़ें, फैनेटिक्सों से दूर जाएं, अमेरिकन थॉट प्रोसेस से दूर जाएं, और अपनी गवर्नमेंट को कंपेल करें कि वो भारत के साथ एक अच्छा व्यवहार करे, तो पानी भी मिलेगा, सिस्टम भी मिलेगा और प्रोस्पेरिटी भी मिलेगी। और अगर वो अपने लोगों पे गोलियां चलाते हैं BLA में, और अगर अपने लोगों को काटते हैं, तो खाली BLA नहीं ना हिलेगा, फिर तो सिंध भी हिलेगा, फिर जो खैबर पख्तूनख्वा है वो भी हिलेगा। और जो तारीके तालिबान कह रही है कि पाकिस्तान में शरीयत होनी चाहिए, तो वो तो बोलेंगे बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर पाकिस्तान ने एक्सट्रीम ही होना है, तो फिर पाकिस्तान में गवर्नमेंट पाकिस्तान की थोड़ी रहेगी, फिर तो तालिबान की एक्सटेंशन है। और वैसे भी हिस्ट्री है कि अफगानियों ने रूल किया हुआ इस एरिया में, उनके लिए तो ये टेरिटरी है, उनकी लॉस्ट टेरिटरी अगर हम बात करें। तो आज जो हमारा मकसद था वो ये था कि जितनी भी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं, आम आदमी सब लोग अच्छे तरीके से, इतनी अच्छी अच्छी आप कमेंट्स करते हैं, लाखों व्यूज़ देते हैं, इन चीज़ों को भी शेयर करें कि अगर अमेरिकन एजेंसियों के द्वारा, पाकिस्तान की एजेंसियों के द्वारा कोई चाल षड्यंत्र भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है, तो जनता अवेयरनेस का उसका साथ दे, उसका सपोर्ट ना करे। और अगर कोई आपका मित्र, कोई साथी बह रहा है भावनाओं में, उसको रोका जाए कि ये जो चीज़ है ये बीजेपी या मोदी जी के खिलाफ नहीं है, ये भारत के खिलाफ है। फिलहाल हमें पहले भारत को स्टेबलाइज करना है। मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अगली इलेक्शन आएगी, देखेंगे क्या करना है। लेकिन फिलहाल जो षड्यंत्र है, 3-4 साल का जो टेन्योर है 29 तक का, तब तक उस षड्यंत्र को जीतने नहीं देना है। और उसके बाद के डिसीजन जो लिए जाएंगे डेमोक्रेटिकली, जैसा परफॉर्म करेंगे वैसा डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल की परफॉर्मेंस डाउटफुल नहीं है, फिलहाल एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। जो साजिश करने वाले लोग इसके एक्सपर्ट हैं, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी शक्ल में आ सकते हैं, और हमें उसका जवाब कैसे देना है, बस्ट करके, जो आज हमने कोशिश की उसमें बैठ के। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय माता।